अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदून। नाजरीन, नवाज शरीफ की वतन वापसी पर बहस जोरों शोर से जारी है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि वजीर आजम ने अटॉर्नी जनरल को लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत कर दी है और उसके साथ साथ शहबाज शरीफ ने जाली हल्फनामे पर वापसी की जमानत दी। नवाज शरीफ से पहले शहबाज शरीफ पर मुकदमा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट आज खुद नोटिस भी ले। इस हवाले से बात करेंगे कौन कौन सी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, कौन कौन सी कानूनी मुश्किलात शहबाज शरीफ साहब के लिए खड़ी हो सकती हैं, उस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, महंगाई के ऊपर बात करेंगे। महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और बुरी खबर भी है और अवाम को अब 6 माह तक मुसलसल महंगाई का सामना करना पड़ेगा। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक हुकूमत ने IMF को पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मुकम्मल यकीन दहानी भी करा दी और उसके साथ साथ पेट्रोल की कीमतों में 1 जून तक मुसलसल इजाफे का इस वक्त इम्कान भी है और उसके साथ साथ हुकूमत ने हर माह में 2 से 4 रुपए फी लीटर कीमतों में इजाफा भी कर सकती है। ज़राए के मुताबिक खबर सामने आ रही है। क्या वाकई अब मिनी बजट के बाद महंगाई का सामना करना पड़ेगा अवाम को? और उस पे बात करने के लिए हमारे से डॉक्टर इशफाक हसन साहब भी होंगे। उनसे पूछेंगे कि क्या इस मिनी बजट में जिस तरह हुकूमत कह रही है कि हमने सिर्फ एलीट पर टैक्स लगाया है, क्या आम आवाम के लिए इसमें कोई रिलीफ है या नहीं, उस पर बात करेंगे। और लास्ट में नाज़रीन बात करेंगे तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस पर बाकायदा समाअत कल होने जा रही है। फॉरेन फंडिंग केस में क्या तहरीक इंसाफ के लिए कोई खतरे की घंटी मौजूद है और उसके साथ साथ क्या तहरीक इंसाफ या चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई बड़ा फैसला इस केस में आ सकता है। और बात करेंगे फॉरेन फंडिंग से मुतालिक अकबर एस बाबर के दावों के कि उनमें कितनी जान है और बात करेंगे फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग केस में आखिर फर्क क्या है और ये है क्या। प्रोग्राम का आगाज करूंगी, मेरे साथ मौजूद है सहाफी तज्जिया जान और सहाफी तज्जियाकार अदील वड़ाइच। सिद्दीक, आपसे प्रोग्राम का आगाज करूंगी। सबसे पहले बताइएगा, आपने ही खबर ब्रेक की थी कि हुकूमत इस वक्त एक्टिव हो चुकी है, हुकूमत कानूनी रास्ता भी इख्तियार करिए किस तरह से नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जा सकता है और जो उनके गारंटर थे शहबाज शरीफ साहब, उनके खिलाफ अब क्या कार्रवाई करनी है। तो फवाद चौधरी साहब ने बताया कि वजीर आजम ने अटॉर्नी जनरल को लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत कर दी है। यानी कि जो आपने ब्रेकिंग दी थी वो अब आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि उसकी चीजें सामने आ रही हैं हमारे। तो अब ये बताइएगा कि अब इसमें मजीद क्या अपडेट्स हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ जो लाहौर हाई कोर्ट में कार्रवाई का जो मामला है उस पर अब क्या पेशरफ्त होने जा रही है। देखिए मारिया, बिल्कुल 28 दिसंबर को हमने ये खबर ब्रेक की थी और फिर 29 को हमने इसके बाद फर्दर ये ब्रेक किया था कि लंदन में भी हाई कमीशन को कह दिया गया है कि वो इस मामले को देखेगा और जो रिपोर्ट्स हैं नवाज शरीफ साहब की उनके हवाले से वो पता करेगा कि वो कहाँ एडमिट रहे, कहाँ से इलाज कराया, कौन सी मेडिसिन ली, कौन कौन से टेस्ट करवाए, ये सारी चीजें देखेगा। फिर 30 को हमने ये बताया था कि लाहौर से रिकॉर्ड सारा जो है वो इस्लामाबाद मंगवा लिया गया है अटॉर्नी जनरल ऑफिस की तरफ से, क्योंकि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने इसके ऊपर तैयारी करनी है। इसमें एक तो मैं आपको ये बताता चलूं कि रिकॉर्ड जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया है। सारी चीजें केस के दौरान जो चीजें पेश की गई, जो समाअत होती रही उसके दौरान जो हिदायत आती रही, जो लेटर पंजाब हुकूमत की जानिब से लिखे गए, जो नवाज शरीफ साहब की लीगल टीम ने पंजाब हुकूमत को लिखे थे, वो तमाम चीजें अटॉर्नी जनरल ऑफिस के सामने रख दी गई हैं, अटॉर्नी जनरल ने रख दी गई हैं। हमारे जराए ये भी बताते हैं कि आज अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक मीटिंग के सिलसिले में लाहौर में मौजूद थे। अभी हमें इस हवाले से कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन जराए यही बताते हैं कि इसी सिलसिले में वो लाहौर विजिट पर भी आज गए थे। अच्छा। लेकिन इसको हम मजीद भी चेक करेंगे, लेकिन इस आज के प्रोग्राम में हम वो अपने देखने वालों के सामने रखते हैं कि किस फैसले के खिलाफ, किस फैसले के हवाले से वफाकी हुकूमत लाहौर हाई कोर्ट में जा रही है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बहुत इंपॉर्टेंट था। एक चीज ध्यान में रखें कि जो 16 नवंबर 2019 का फैसला था, वो फैसला जो है वो फाइनल फैसला नहीं था, बल्कि वो एक इंटरिम ऑर्डर था और वो इंटरिम ऑर्डर देते हुए अदालत ने 5 सवालात फ्रेम किए थे और कहा गया था कि ये 5 सवालात पे जनवरी 2020 के तीसरे हफ्ते में समाअत की जाएगी। जनवरी 2020 का कहा गया था, लेकिन 2021 भी खत्म हो गया और जनवरी ये आप उस बयान हल्फी की बात कर रहे हैं जो लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया था?
जी बिल्कुल, ये बयान एलफी भी उसका हिस्सा है। मैं उसका पैराग्राफ नंबर 3 अपने नाज़रीन के सामने रखता हूं। अभी स्क्रीन पर, हमारी स्क्रीन पर आप ये टेक्स्ट भी देख रहे हैं, ये उस फैसले के मतन के अहम पॉइंट्स हैं। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं कि पैराग्राफ नंबर 3 में क्या लिखा गया था लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। ये वो 4 सफात का ऑर्डर है जिसकी बुनियाद पे नवाज शरीफ साहब बगैर इंडेम्निटी बॉन्ड दिए, बगैर कोई गारंटी दिए, सिर्फ अपने भाई शहबाज शरीफ के बयान एल्फी पर गए थे और अपने बयान एल्फी पे बैरून मुल्क गए थे, लंदन गए थे। पैराग्राफ नंबर 3 में अदालत की जानिब से लिखा गया था, जजेस की जानिब से, कि हम यहां ये वाजे करना जरूरी समझते हैं कि फ्रीकैन के फाजिल वकला को सुनने के बाद यह फैसला किया गया है कि अगर दरखास्त गुजार मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस बात का हलफ दें, बहुत इंपॉर्टेंट जुमला, अगर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इस बात का हलफ दें कि वो एक मरतबा सफर करेंगे और वक्त पर वापस आएंगे, तो इस सूरत में उनके बैरून मुल्क सफर की दरखास्त का जायजा लिया जाएगा। गारंटी थी ये, बिल्कुल अदालत ने वाज़ेह लिखा है कि अगर वो ये गारंटी दें, हल्फिया कहें कि वो वापस आ जाएंगे, तो फिर हम इस दरखास्त का जायजा ले सकते हैं। फ्रीकैन के फाजिल वकला ने अदालती हिदायत पर अपने मुजवजा बयान हल्फी जमा कराए, लेकिन पूरे दिन की थका देने वाली संजीदा कोशिशों के बावजूद फ्रीकैन के दरमियान इत्तफाक राय ना हो सका, क्योंकि अदालत ये चाह रही थी कि कोई मामला तय हो जाए फ्रीकैन के दरमियान, यानी नैब के जो वकला हैं, हुकूमती वकला हैं और शरीफ खानदान के जो वकला हैं, लेकिन मामला सेटल नहीं हो सका था। ताम दरखास्त गुजार मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने मदरजा झेल बयान एल्फी जमा कराया है। यह मतन बहुत इंपॉर्टेंट है शहबाज शरीफ साहब के बयान एल्फी का, जिस बयान एल्फी का किस्सा इस वक्त ज़बान ज़दियाम है। वफाकी हुकूमत जिस बयान एल्फी की बुनियाद पर शहबाज शरीफ को जेल भिजवाना चाहती है, इसमें शहबाज शरीफ साहब के बयान एल्फी का मतन यह है, मैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वल्द मरहूम मियां मोहम्मद शरीफ शनाख्ती कार्ड नंबर फलां हल्फन यकीन दिलाता हूं, लफ्ज हल्फन पर आप गौर करें, चौथी बार लफ्ज हल्फन आ रहा है। हल्फन यकीन दिलाता हूं मेरा भाई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 4 हफ्तों के अंदर वापस आएगा, जब डॉक्टर्स इस बात की तस्दीक करेंगे कि उनकी सेहत ठीक हो चुकी है और वो पाकिस्तान जाने के लिए फिट हैं, तो वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे 4 हफ्तों में, या जब डॉक्टर कहेंगे कि वो फिट हैं, इनका इलाज हो चुका है। मैं मजीद हल्फन कहता हूं कि इस अदालत के रजिस्ट्रार को डॉक्टर्स की तरफ से जारी करदा नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट तसलसल के साथ भिजवाता रहूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट नुकता है, तसलसल के साथ भिजवाता रहूंगा, जो कि मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं भिजवाई गई, खास तौर पर प्लेटलेट्स की वो रिपोर्ट जिसकी बुनियाद पर वो बैरून मुल्क गए थे कि यहां पर उनके प्लेटलेट्स इतने गिर गए हैं कि अगर उनको फौरन लंदन शिफ्ट ना किया गया तो खुदा ना खास्ता कुछ साने हो सकता है। और वो रिपोर्ट्स वहां मौजूद पाकिस्तानी सफारत खाने या हाई कमीशन से बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक शुदा होंगी। आखिरी पैराग्राफ है हलफनामे का कि मैं ये भी हलफ देता हूं कि अगर किसी भी सतह पर वफाकी हुकूमत के पास काबिल एतमाद मालूमात आती हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सफर के लिए फिट होने के बावजूद बैरून मुल्क रह रहे हैं, तो इस मुल्क के सफारत खाने या हाई कमीशन में तैनात कोई नुमाइंदा नवाज शरीफ के डॉक्टर से मिलने का हक रखता होगा और वो नवाज शरीफ की सेहत के बारे में तस्दीक कर सकेगा। यहां पर रुककर यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब हुकूमत के पास इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता कि नून लीग के अपने रहनुमा नवाज शरीफ की अपनी बेटी ये कह चुकी हैं कि अगर नवाज शरीफ को इंसाफ की यकीन दहानी है तो वो पाकिस्तान आने को तैयार हैं। अयाज सादिक साहब कह चुके हैं, खुद नवाज शरीफ अपनी तकरीर के इख्तिताम में कह रहे हैं जल्द पाकिस्तान मुलाकात होगी। खुद इनके अपने रहनुमा कह रहे हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं, दिसंबर में आ रहे हैं, जनवरी में आ रहे हैं, यानी कहीं भी ये नहीं कहा गया कि वो बीमार हैं, वो इलाज करवा रहे हैं, ना ही वो इलाज करवा रहे हैं। और ये एक ही पैराग्राफ पढ़ना चाहूंगा नवाज शरीफ साहब के बयान एल्फी का। वो कहते हैं, मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वालिद मरहूम मियां मोहम्मद शरीफ हल्फन कहता हूं कि मैं अपने माजी के रिकॉर्ड के मुताबिक पाकिस्तान में कानून और इंसाफ के अमल का सामना करने के लिए 4 हफ्तों में पाकिस्तान वापस आऊंगा, या जैसे ही डॉक्टर्स ने मुझे सफर के लिए सेहतमंद और फिट करार दिया मैं वापस आऊंगा। मैं अपने भाई शहबाज शरीफ की तरफ से दिए गए बयान एल्फी की पाबंदी का भी इकरार करता हूं। ये 2 इंपॉर्टेंट, यहाँ पर एक पॉइंट ये भी तो है ना कि 2 कंडीशंस लगाई गई हैं कि या तो 4 हफ्तों में पाकिस्तान वापस आऊंगा, या जैसे ही डॉक्टर्स ने मुझे सफर के लिए सेहतमंद और फिट करार दिया मैं तब वापस आऊंगा। यानी कि वो ये तो शो करवा सकते हैं कि अगर डॉक्टर ने उनको अलाउ नहीं किया और वो भी पाकिस्तान नहीं आ सकते, क्योंकि अभी वो इन प्रोसेस है उनकी ट्रीटमेंट। देखें, इसमें एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी है, इसमें 2-3 डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। एक तो डेवलपमेंट ये हो चुकी है कि नवाज शरीफ साहब जो उनकी वीजा एक्सटेंशन की दरखास्त थी वो होम ऑफिस मुस्तरद कर चुका है, यानी होम ऑफिस को वो मुतमईन नहीं कर सके कि वो बीमार हैं। जब वो होम ऑफिस को मुतमईन नहीं कर सके तो फिर आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान तो उनकी कोई रिपोर्ट्स ही नहीं आई, और शहबाज शरीफ साहब ने हल्फन कहा था कि वो रिपोर्ट जमा करवाएंगे। अब शहबाज शरीफ साहब के अगर ये मामला टेकअप होता है तो शरीफ खानदान के लिए बहुत मुश्किलात होंगी, और इसका एक सियासी पहलू बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देखेंगे जब अदालत में मामला टेकअप होगा तो वहां शरीफ खानदान के वकला बताएंगे कि मियां साहब की हालत बहुत खराब है, वो ट्रैवल नहीं कर सकते, प्लेटलेट्स बहुत गिर गए हैं, ये बीमारी है, वो बीमारी है, 12 बीमारी हैं, 18 दवाइयां खाते हैं, तो उस वक्त इनका वो बयानिया कहां जाएगा कि मियां साहब तो पाकिस्तान आने के लिए बेताब हैं, वो तो दिसंबर में आ रहे हैं, वो तो जनवरी में आ रहे हैं। तो अब ये मामला बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमने अपने नाज़रीन के सामने वो 4 सफात का ऑर्डर रखा है
जिसकी वजह से वफाकी हुकूमत, इमरान खान हुकूमत ने जो है वो लाहौर कोर्ट जाने का फैसला किया, और उस फैसले की वजह से अब शरीफ खानदान के तर्जमान उल्टे पांव पीछे मुड़ रहे हैं। मरियम औरंगजेब साहबा ने अब कह दिया है कि मियां सब तो बहुत बीमार हैं, ठीक होंगे तो आएंगे। ठीक है, यानी कि इस वक्त हुकूमत एक्टिव हो चुकी है और लाहौर हाई कोर्ट में कार्रवाई के मामले पर हुकूमत इस वक्त बहुत एक्टिव है। जिस तरह से भी सिद्दीक ने पूरा हलफनामा भी पढ़कर बताया कि किस बेसिस पर बेसिकली हुकूमत ऑपोजिशन को या नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के लिए कोई कानूनी मुश्किलात खड़ी कर सकती है। तो अदिल, आप क्या समझते हैं कि एक तो इस मामले में मजीद आगे ये मामला आपको कहां जाता हुआ दिख रहा है, एंड सेकेंडली क्या कौन कौन सी कानूनी मुश्किलात हैं जो शहबाज शरीफ साहब के लिए और नवाज शरीफ साहब के लिए इस मामले पर पैदा हो सकती हैं? और चूंकि शहबाज शरीफ साहब इस वक्त पाकिस्तान में ही मौजूद हैं, तो वो तो फॉर द वेरी फर्स्ट कहते हैं ना कि एकदम से जो इमीडिएट स्टेप होता है वो तो उसके लपेट में आ सकते हैं। देखें, आइन का जो आर्टिकल 62-63 है, जो सादिक और अमीन होने से मुतल्लिक बात करता है, उसमें सादिक और अमीन होना वो कैसे एस्टैब्लिश होता है? ये जो लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं, या तो जिस तरह जब यूसुफ रजा गिलानी डिस्क्वालीफाई हुए, वो 63 की जो शिक थी मुतलका, उसमें अदालत की तज़हीक करने पर, अदालत की बात ना मानने पर वो डिस्क्वालीफाई हुए थे। उसमें लिखा था कि अदालत की तौहीन करने वाला, तज़हीक करने वाला डिस्क्वालीफाई हो जाता है। मियां नवाज शरीफ किस बात पर डिस्क्वालीफाई हुए थे कि उन्होंने अपनी जो उनको सैलरी जो उनको मिलने के काबिल थी वो उन्होंने डिक्लेयर नहीं की थी, तो वो उन्होंने झूठ बोला। जब वो झूठ बोला तो वो सादिक और अमीन नहीं रहे और ताहयात उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो गई। ये केस मियां नवाज शरीफ के केस से ज्यादा क्लियर है। जो कैपिटल ऑफ द डी में तो कहा जाता ना जी, ब्लैक लॉ डिक्शनरी लानी पड़ी, उसमें तो जी वो कहते हैं जी मैंने तो तनख्वाह निकलवाई नहीं थी, लेकिन उसमें वो झूठे साबित हुए जिस पर वो डिस्क्वालीफाई हो गए। अब मियां शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया है, हल्फन लिख कर दिया है और उसमें उन्होंने अदालत में जो अंडरटेकिंग दी है, हल्फिया बयान दिया है। अगर इसमें ये झूठ साबित हो जाता है तो मियां शहबाज शरीफ इसमें ताहयात डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं, जो नजर आ रहा है कि इसके असरात जो नजर आ रहे हैं। ठीक है। और माजी के केसेस को देखें, मिसाल के तौर पे वो ये कहते हैं कि जी 4 हफ्तों के अंदर मैं वापस लेकर आऊंगा, या जब डॉक्टरों ने इस बात की तस्दीक की कि उनकी सेहत ठीक हो चुकी है। अब 4 हफ्तों के अंदर वापस लाने के हवाले से एक तो वो अदालत को या जो भी निजाम के अंदर जिन इदारों को उन्होंने बताना था मेडिकल ग्राउंड पे, हाँ। वो नहीं बता सके। वो रिपोर्ट जो उन्होंने कहा कि डॉक्टर की जानिब से जारी करदा नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट तसलसल के साथ भिजवाता रहूंगा, वो उन्होंने नहीं भिजवाई। वो उन्होंने अपने हल्फनामे की खिलाफ वर्जी की है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी वो रिपोर्ट्स वहां मौजूद सफारत खाने या हाई कमीशन से बाज़ाब्ता तस्दीक शुदा होंगी। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं हल्फ देता हूं कि अगर किसी भी सतह पर वफाकी हुकूमत के पास काबिल एतमाद मालूमात आती है कि मियां नवाज शरीफ सफर के लिए फिट होने के बावजूद बैरून मुल्क रह रहे हैं, तो फिर इस मुल्क के सफारत खाने या हाई कमीशन के अमले को जो है उन तक एक्सेस दी जाएगी। अब मियां नवाज शरीफ साहब जो है, इन्होंने क्या किया कि इमरान खान को या उनकी हुकूमत को चिढ़ाने के लिए, बजाय इसके कि ये वहां रहकर अपना केस बिल्ड करते और ये कहते देखें जी हम तो मेडिकल ग्राउंड्स पर ही चूंकि बाहर आए हैं और मेडिकल ग्राउंड्स पर ही हम यहां पर रह रहे हैं, उन्होंने ये खुद से कहना शुरू कर दिया उनकी जमात ने कि देखें जी हम आ गए ना। फिर उन्होंने अपने आप को ताकतवर साबित किया, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि यह मामला भी कभी टेकअप होगा। यह मामला शायद दबा रहता। ये तो इन्होंने खुद आ बैल मुझे मार वाला काम किया। इन्होंने कहा जी मियां नवाज शरीफ साहब जी बड़े वो एक कौमी हीरो बन के वापस आ रहे हैं, तो फिर हुकूमत को ये सूझी कि जी ये तो इनको हम वापस लेकर आएंगे, ये तो वापस आएंगे या नहीं आएंगे। और इनको अच्छा अब ये फंस गए हैं। एक तो पहली मर्तबा प्रॉपर कानूनी कार्रवाई ज़ाहिर है ये शुरू करने जा रहे हैं हुकूमत, जो कि देखा जाए कि आईने पाकिस्तान की हदूद से बाहर एक मुजरिम चला गया। हुकूमत ने उस वक्त नरमी दिखाई, उसके बाद अदालत ने जाने दिया। कोई बॉन्ड नहीं, सिर्फ एक स्टाम्प पेपर पर अगर कोई बाहर जा रहा है, ये सिस्टम का मजाक बना, ये तमाशा बन गया। लेकिन बहरहाल जो हो गया सो हो गया। लेकिन अब अगर ये केस वाकई इसको ठीक तरीके से हुकूमत परसू करती है तो मियां शहबाज शरीफ साहब की इसमें डिस्क्वालिफिकेशन तक भी इसका नतीजा जो है वो जा सकता है। यानी कि जहां पर नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए हैं, अब शहबाज शरीफ साहब भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। इसमें तो एक शख्स हल्फ दे रहा है अदालत में, अपने हल्फ की पासदारी नहीं कर रहा, और वो जो हल्फ दे रहा है
उस पर वो पूरा नहीं उतरता, तो जो सादिक और अमीन, ये तो एक जनरल किस्म का जुमला बन जाता है ना कि उसको होना चाहिए, तो उसको साबित करने के लिए कुछ ग्राउंड चाहिए। तो ये ग्राउंड्स खुद मियां शहबाज शरीफ साहब ने अपने लिए बनाई है। बयान हस्फी ही उनको उनके लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है। तो सिद्दीक, आप क्या समझते हैं कब तक हुकूमत इस मामले पर पुलिस को टेकअप करके और इस हवाले से आगे जो भी स्टेप्स है उनको ले रही है? क्योंकि रुजू तो वो कह रहे हैं कि हम करने जा रहे हैं, तो क्या अब किस तरह से प्रोसेस किस तरह से आगे होना है? मेरा ख्याल है कि ये जनवरी के दूसरे हफ्ते में जो है ये यानी नेक्स्ट वीक में ये दरखास्त जो है वो दायर कर दी जाएगी और दरखास्त की तैयारी का सिलसिला जो है वो अमल जो है वो जारी है। और ये भी ये जो अदील बड़ाई साहब ने बात की है ना कि शहबाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से, इस हवाले से मैं सुन रहा था इत्तेजाज हसन साहब को। इत्तेजाज हसन साहब का ये एनालिसिस है, वो ज़ाहिर है माहिर कानून है, वो ये कहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट को झूठा बयान एल्फी देकर गए थे नवाज शरीफ, और शहबाज शरीफ ने भी झूठा बयान एल्फी दिया, यानी बयान एल्फी तो दिया था वो झूठा साबित हो चुका है। लेकिन वो ये कहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट कोई नाराज नजर नहीं आती शरीफ बरादरान से। अच्छा, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के साथ हाथ किया ना, वहां से जब भी रिलीफ मिला तो लाहौर हाई कोर्ट से मिला। बिल्कुल। तो इसलिए इत्तेजाज हसन साहब का एनालिसिस ये था कि वो कोई बहुत बड़ा जो है वो फैसला नहीं देख रहे शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये शरीफ खानदान के सियासी बयानियों को बहुत बड़ा धचका देगा ये फैसला और ये केस। उस केस में आने वाला एक एक रिमार्क्स जो हैं वो बहुत इंपैक्ट क्रिएट करेंगे। देखें, इसी केस के दौरान अदालत ने यह कहा था कि अगर कल को नवाज शरीफ कहीं पर घूमते फिरते हुए कोई बर्गर खाते हुए नजर आते हैं तो अब आ जाइएगा अदालत। तो अब जा रही है वफाकी हुकूमत, और अगर वफाकी हुकूमत ने वो बयानात लगा दिए इस दरखास्त के साथ और यूएसबी में ले जाकर चला दिए कमरा अदालत में, जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि मियां साहब बिल्कुल फिट हैं और शेर आ रहा है, शेर धाड़ रहा है, शेर खा जाएगा, देखें बर्बाद कर देगा सबको, शेर आ रहा है, तो भाई वो क़यादत करेगा लॉन्ग मार्च की, लाहौर पहुंचेंगे, लाहौर से वो क़यादत करते हुए इस्लामाबाद आएंगे। मैं हैरान हूं अपने उन साफी दोस्तों के ऊपर भी जिनको ये खबरें दी जाती हैं और वो उसी तरह से चला देते हैं बगैर थोड़े से गौर किए कि वो हमारे साफी दोस्त ये खबर ब्रेक कर रहे हैं शरीफ खानदान के कहने पर कि नवाज शरीफ 23 मार्च को आएंगे और लाहौर से मार्च की क़यादत करते हुए इस्लामाबाद आएंगे। और भाई वो तो जैसे एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे वो तो जहाज ही नहीं निकलेंगे कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि वो पाकिस्तान के इदारों को मतलूब हैं, वो मफरूर है, वो इश्तिहारी हैं। ये कैसे हो सकता है कि इश्तिहारी जो है वो एयरपोर्ट से बाहर आके और लॉन्ग मार्च की क़यादत करते हुए आ जाए? मतलब इमाम हुमायूनी बनाने की कोशिश ना करें। नज़दीक साहब वो जो स्काइप पर लंबी लंबी तकारीर की, उन्होंने यहाँ इदारों को भी ललकारा, बड़ी एनर्जी नजर आ रही थी और गुज़िश्ता 1 साल से ये सिलसिला चल रहा है, क्या ये भी अदालत में पेश की जा सकती हैं? बिल्कुल, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है। ये अदालत के सामने रखा जा सकता है कि वो तो वहां पे बैठ के और सियासी तौर पे वो जो मुलाकातें कर रहे हैं अब्दुल्ला मुहिब से और लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, वो तो पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बयान एल्फी में खुद लिख के दिया था कि वो नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट जमा करवाएंगे। ये तो अदालत में कच्चा चटा खोल के सामने आ जाएगा कि कितनी रिपोर्ट जमा करवाई है। अब मसला क्या है कि वो लंदन है, पाकिस्तान नहीं है, कि किसी और मरीज अस्पताल में दाखिल मरीज के का ब्लड सैंपल लो जिसके प्लेटलेट्स कम है और ऊपर मियां साहब का नाम लिख के टेस्ट करा लो और रिपोर्ट दिखा दो। वो लंदन है, वहां ये नहीं हो सकता। यहाँ पर डॉक्टर अदनान साहब भी वो सैंपल लेते रहे, यानी इस किरदार को वैसे कोई भी इस पे बात नहीं कर रहा। अगर सैंपल वो लेकर भिजवाते थे और जिसमें प्लेटलेट्स काउंट जो है इतना गिरा हुआ नजर आता था और वहां जाके सब कुछ ठीक हो गया, तो वफाकी हुकूमत को वैसे इस पे भी देखना चाहिए, पूछना चाहिए। बिल्कुल, डॉक्टर अदनान से भी पूछना चाहिए और डॉक्टर अदनान साहब की अहमियत बढ़ जाएगी। अब आप देखेंगे कि पता चलेगा कि डॉक्टर अदनान लंदन पहुंच गए। अभी आ जाएगी खबर 1-2 दिन में। चलें, ये भी देख लेते हैं कब तक ये बड़ी खबर भी आती है। एक और अच्छी खबर भी है हुकूमत के लिए, वो आई है इलेक्शन कमीशन से कि खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात की जो दूसरा मरहला है उसके लिए डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। नई तारीख दी गई है 27 मार्च की। तो अदील, मुझे ये बताइएगा कि क्या इस डेट से हुकूमत को कोई रिलीफ मिल सकता है, कोई टाइम मिल सकता है? क्योंकि 23 मार्च को पीडीएम महंगाई मार्च भी करने जा रही है और 27 मार्च को फिर ये इलेक्शंस भी होने वाले हैं। हुकूमत के लिए एक वक्त का जो है वो हमने देखा वो भी बढ़ चुका है। तो अब मौलाना साहब किस चीज पर आपको लगता है कि वो कंसंट्रेट करेंगे, इन इंतखाबात के ऊपर या फिर वो महंगाई मार्च के ऊपर कंसंट्रेट करने जा रहे हैं? मुझे तो 2 रिलीफ नजर आ रहे हैं इसमें हुकूमत के लिए जी। उसमें एक तो ये कि जो जनवरी के वस्त में इलेक्शन होने थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शिकस्त के बाद एक नए चैलेंज के तौर पर इसे देख रही थी। वक्त भी बहुत कम था, लोगों को टिकट्स दिए जा चुके थे और उसमें अब ये इम्तिहान था कि अब भी अगर दूसरे फेज में भी इनको धचका लगता है तो ये उनकी मकबूलियत के लिए बहुत बड़ा धचका होगा कि अपने स्ट्रांग होल्ड में पहले तो आपने कह दिया जी
ये कमियां कुताहियां थी, हमारे अपने लोग ये करते रहे। लेकिन अब ये दूसरा फेज इम्तिहान था। अब दूसरे फेज में इनको मिल गया मजीद तकरीबन 2 महीने से ज्यादा का टाइम मिल गया इनको। और अच्छा, अब ये टाइम मिल गया, इसमें इनको खैबर पख्तूनख्वा में काम करने का वक्त मिल जाएगा। अगर ये डिलीवर कर सकें, वहां पर वोट ले सकें, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूसरा मामला यह है कि 23 मार्च की डेट जो है उसमें अब पीडीएम को जो लीड करने वाली जमात है, असल में मुकाबला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वहां पर JUI-FA के साथ है, और वो वहां अब इस लॉन्ग मार्च की तैयारी करेंगे, या वो वहां पर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में उस वक्त जा रहे होंगे। और वो बिल्कुल वो क्रिटिकल टाइम है उस वक्त। एक हफ्ता पहले आप इस्लामाबाद में लोगों को लाने की तैयारी कर रहे हो। हाँ, इसमें एक चीज हो सकती है कि इसको कोई अवामी जलसा बनाने की कोशिश की जाए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, चूंकि अब ये खबरें आ रही हैं कि पीडीएम जो है खासतौर पर JUI-FA उसका ये इंटरेस्ट जो है वो कि इसको तारीखों को तब्दील कर दिया जाए। वैसे भी जब ये तारीख दी गई थी, हमने उस वक्त भी जिस दिन ये फैसला सामने आया था, हमने बात की थी कि इन्होंने अपने आप को रेलेवेंट बनाने के लिए तारीख दी थी कि शायद कोई राब्ता करे और बोले कि जी इस दिन ना करें, इस दिन पाकिस्तान डे परेड होती है, तो किसी और तारीख को ले जाया जाए। लेकिन अब वो इसका बहाना बना के तारीख तो इन्होंने वैसे ही तब्दील करनी थी, लेकिन अब ये इनको लाजमी शायद इसलिए तब्दील करनी पड़े कि उस इलेक्शन में अगर इन्होंने परफॉर्म करना है, पूरी तैयारी के साथ उतरना है, तो इसको आगे ले जाना होगा। ठीक है, अब यही देखना है कि ये 23 मार्च की जो डेट है, ये पीडीएम यानी कि क्योंकि मौलाना साहब इसको लीड कर रहे हैं, वो उसको चेंज करते हैं या नहीं करते, क्योंकि 27 मार्च को बल्दियाती इंतखाबात भी हैं। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है, बात करेंगे मिनी बजट की मंजूरी के बाद क्या महंगाई में कमी आ रही है, या IMF की तरफ से जो बोझ है वो हुकूमत की तरफ से वो अवाम के ऊपर बोझ डाल रहे हैं महंगाई का। इसके ऊपर हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर इशफाक हसन साहब भी होंगे। ब्रेक के बाद नाज़रीन साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मिनी बजट की मंजूरी के बाद क्या वाकई महंगाई में इजाफा हो सकता है? ज़राए के मुताबिक खबरें सामने आ रही हैं कि अवाम को इस वक्त 6 माह तक मुसलसल महंगाई का सामना करना पड़ सकता है, और वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक खबर सामने आई है कि हुकूमत हर माह 2 से 4 रुपए फी लीटर कीमतों में इजाफा करेगी, और उसके साथ साथ हुकूमत ने IMF को पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मुकम्मल यकीन दहानी भी करा दी है। हमारे साथ बात करने के लिए माहिर माशिया डॉक्टर इशफाक हसन साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को टाइम दिया। कहिएगा, हुकूमती जो मुशीर हैं या हुकूमत का स्टांस ये है कि अभी जो मिनी बजट हमने पेश किया है, वो जो टैक्स लग रहा है वो सिर्फ एलीट क्लास के लिए है। हमने जो आम आवाम है उसकी एक्सेस तक जितनी चीजें हैं उन पे कोई एज सच टैक्स नहीं लगाया है, तो आम आवाम के लिए इतना कोई टफ बजट नहीं है ये। तो आप बताइएगा, क्या जो मिनी बजट है इसकी मंजूरी के बाद अगले 6 माह तक वाकई में हमें महंगाई में इजाफा होता नजर आएगा? देखिए, महंगाई में तो इजाफा पिछले 3 साल से यही सिलसिला चल रहा है, और आपने देखा कि दिसंबर में ये तकरीबन 12.3% इन्फ्लेशन था, लेकिन जनवरी जब ये महीना जब खत्म होगा तो मेरे अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक ये तकरीबन 13% के करीब होगा, यानी ये थोड़ा और बढ़ जाएगा। अच्छा। उसके बाद अब ये डिपेंड करता है कि IMF क्या कहता है हमें, क्या मजीद करेंसी डिवैल्यू करो, या अगर ये हुकूमत जैसे आपने कहा है कि 4 रुपया हर महीने अगर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगाना शुरू कर दे, तो नेचुरली उसके असरात तो पड़ेंगे महंगाई पे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के चार्जेस बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से आरवी मंडी में अगर तेल की कीमत गिरनी शुरू हो जाए तो हमारी बचत होगी, लेकिन अगर वो यहीं खड़ी रहे या अगर बढ़ना शुरू हो जाए तो फिर हमारे लिए मसाइल होंगे। तो मैं अभी इतना कॉन्फिडेंस से मैं नहीं कह सकता हूं कि मार्च अप्रैल के बाद से महंगाई में कमी होनी शुरू हो जाएगी। मतलब यह है कि कोई हम मुझे इस तरीके से कन्विंस तो करे कि वो अगर कोई कह रहा है तो किस बेसिस पे कह रहा है कि ये मार्च अप्रैल के बाद से महंगाई में कमी होनी शुरू होगी।
अगर हम तेल की कीमतें बढ़ाते रहेंगे तो फिर महंगाई कैसे होगी? अगर IMF हमसे एक्सचेंज रेट को डिप्रिशिएट कराता रहेगा तो महंगाई कैसे कम होगी? अगर इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें यहीं खड़ी रहती हैं तो कम कैसे होंगी महंगाई? तो ये भी देखने की चीजें हैं। आगे इतने आगे हम फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं कि हम कहां पर खड़े होंगे, लेकिन हाँ ये मैं बता सकता हूं कि 2 जनवरी के महीने में इन्फ्लेशन दिसंबर से ज्यादा होगा। डॉक्टर साहब, IMF इस मर्तबा इतनी सख्ती से क्यों पेश आ रहा है? क्या पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग की जा रही है इतनी सख्ती से? इससे पहले तो इस तरह नहीं देखने को मिला। जो उसकी शराइत हैं वो तो बड़ी खौफनाक शराइत हैं। खासतौर पे स्टेट बैंक का जो बिल है उसमें तो खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की अपनी रिजर्वेशंस जो हैं वो सामने आई हैं। देखिए, मैं तो इसी वजह से तो मैं प्राइम मिनिस्टर को मना करता था। अब मैं बार बार उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एग्जैक्टली मैंने यही कहा था जब उन्होंने मुझसे पूछा था कि जब आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में थे तो आप भी तो गए थे, तो मैंने यही कहा था कि सर एट दैट टाइम वी वर स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड टुडे वी आर स्टैंडिंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। फिर मैंने उनको माइक पॉम्पियो का स्टेटमेंट भी सुनाया था, मेक नो मिस्टेक, we will not allow IMF to lend money to Pakistan to repay Chinese debt। तो मैंने कहा कि सर ये चेंजिंग जियो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट में हम इस वक्त रॉन्ग साइड पे खड़े हैं। ये इंतहाई ब्रूटल IMF का प्रोग्राम होगा और आपको बहुत नुकसान होगा सियासी तौर पे। डॉक्टर साहब, ऐसे लग रहा है कि हुकूमत रेजिस्ट करने की कोशिश तो कर रही है। एक मार्च में हफीज शेख साहब के दौर में एक बिल आया, फिर उसके बाद वो वापस लिया गया, अब एक नया बिल आया है, उस बिल में भी कुछ तरामीम की गई हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की रिजर्वेशन सामने आ रही हैं। हुकूमत रेजिस्ट करने की कोशिश कर रही है, कितना मार्जिन है, कितना रेजिस्ट कर सकते हैं? नहीं, लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आया कि इसी काबीना ने ही तो इसकी अप्रूवल दी है और उस काबीना की सदारत जो है वो वजीर आजम साहब खुद कर रहे थे। तो एक तरफ आप उसको अप्रूव कर दें और फिर आप कहें कि जी हमें कंसर्न है, अपने कंसर्न को शो करें। तो जो कंसर्न था तो आप अपने उसी में चेंज करा देते ना उस बिल में, और वो बिल जो है जो कैबिनेट मंजूर करती अपने कंसर्न को दूर करने के बाद, तो वो फिर पार्लियामेंट में पेश किया जाता। उस वक्त आप अब मेरा अपना ख्याल है कि हुकूमत की ये पॉलिसी होगी कि जो इनके MLA हजरात हैं, जो सेनेटर हजरात हैं, इनके जरिए से ये कंसर्न को उसमें इंसर्ट करवाया जाए किसी तरीके से। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जो स्टेट बैंक का बिल है, इस स्टेट बैंक के बिल में जो जिस नोयत की खुद मुख्तारी दी जा रही है, और खास तौर पे इसमें जो हुकूमत का बड़ा कंसर्न भी है कि हुकूमत स्टेट बैंक से कर्ज नहीं ले सकेगी, इसके क्या असरात मुरत्तब होंगे? और ये कितनी तशवीशनाक बात है कि अगर हुकूमत स्टेट बैंक से कर्ज नहीं लेगी, प्राइवेट बैंक्स की जानिब जाना पड़ेगा, ये कितनी तशवीशनाक बात है? देखिए, बात यह है कि उसको समझने की कोशिश करें। हम हर महीने जितना रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं उससे कहीं ज्यादा हमारे अखराजात होते हैं। जब ये एट द एंड ऑफ द ईयर हमारा बजट जो है वो खसारे में रहता है और उसके लिए फिर हम बोरो करते हैं पुर करने के लिए। तो ये बोरो तो हम हर महीने कर रहे होते हैं, तो हम डिफरेंट सोर्सेज से बोरो कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट से भी, कमर्शियल बैंक से भी बोरो करते हैं, स्टेट बैंक से भी बोरो कर लेते हैं, क्योंकि डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए अगर रेवेन्यू जो है फर्ज कर लें कि हमारा 100 रुपया है, एक्सपेंडिचर जो है हमारा 140 रुपया हो गया है, तो ये 40 रुपया तो हमें कहीं से तो पुर करना है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि हमने जब 140 का अपना बिल भेजा, हम फेडरल गवर्नमेंट का चेक वो बाउंस हो जाए। ठीक है कि जी आपके अकाउंट में तो 100 रुपए पड़े हुए हैं, आपका 140 रुपए का ये चेक आया है, तो ये तो बाउंस भी कर सकता है। तो आप सोचिए कि अगर फेडरल गवर्नमेंट का चेक बाउंस हो जाए तो कितनी उसकी वो होती है, उसके अलग मसाइल होते हैं। दूसरी चीज ये है कि देन द गवर्नमेंट विल बी फोर्स्ड टू बोरो फ्रॉम कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक फिर एक्सप्लॉइट करेगा चीजों को, कि उसको पता है कि गवर्नमेंट इज डेस्परेट बोरोवर, और कहा जाएगा, वो कहेगा यार ये रेट तो हम तुम्हें नहीं देंगे, इस रेट पे तुम्हें पैसे देंगे। तो गवर्नमेंट को, और फिर जब गवर्नमेंट को ही सब पैसा दे देगा तो फिर प्राइवेट सेक्टर को कैसे देगा पैसा? वो कहां से पैसा लाएंगे उसको देने के लिए? तो फिर क्या होगा, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी स्लो हो जाएगी। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अगर सिर्फ ये तो इंटरनेशनल प्राइसेस, जाहिर है ऑयल प्राइसेस को भी देखना होगा, लेकिन सिर्फ अगर मिनी बजट की बात करें
तो इस बजट से क्या आम आदमी के लिए महंगाई इस बजट की वजह से बढ़ेगी या ये वाकई लग्जरी आइटम्स के ऊपर ये जो टैक्स की छूट थी वो खत्म की गई है? नहीं, मिनी बजट से तो मैं नहीं देखता हूं कि महंगाई में कोई मजीद इजाफा आ जाएगा। मिनी बजट में कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे महंगाई में तूफान आ जाए जैसे कहा जाता है। मैं उसको सिंपल बता दूं कि 700 बिलियन के लिए कहा गया था आईएमएफ ने हमें कि आप 700 बिलियन रुपीस के आपने सेल्स टैक्स के एग्जम्पशन को खत्म करना है। तो शौकत तरीन साहब और उनकी जो टीम है, खासकर एफबीआर के चेयरमैन जो है, इन दोनों ने मिल मिलाकर काफी उनके साथ बहस मुबासा करके इसे आधा से भी कम पे ले आए 343 बिलियन का। अब उस 343 बिलियन को अगर आपसे देखें, गौर से देखें, तो 80% जो है यानी कि 272 बिलियन जो एग्जम्पशन विड्रॉ किया गया है वो आप अभी दे दें और बाद में आप उसका रिफंड ले लें या उसको एडजस्ट कर दें अपने टैक्स के लायबिलिटीज में। तो वो मिसाल के तौर पे कि मेरा एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसके रॉ मटेरियल जो है वो पहले एग्जम्प्ट थे, अब मुझे उस पर से टैक्स देना पड़ रहा है, तो वो मैंने दे दिया। तो एक ये हो सकता है कि जब मेरे चीजें मेरी प्रोड्यूस हो जाए, बिक जाए, तो मैं जाकर बिहार से रिफंड ले लूं कि यार आपको 100 रुपया मैंने दिए हैं, ये मेरा वापस कर दीजिए। या ये भी हो सकता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर जब मैं अपने टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा हूंगा तो मैं उसको उतना काट कर टैक्स दे दूंगा। अच्छा, ये एडजस्ट हो जाएंगे, ये जो टैक्सेस की एग्जम्पशन, उन पे कोई बोझ नहीं पड़ेगा। अवाम पे जो है बाकी बच गए 71 बिलियन जो 20% बनता है, उसमें सिर्फ 2 बिलियन ऐसे हैं जिसमें के आम आदमी कह ले उनको उन पे ये इसके साथ पड़ सकते हैं, लेकिन 2 बिलियन तो बहुत मामूली सी चीज है, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कहने का बॉटम लाइन ये है कि इस मिनी बजट से कोई महंगाई का तूफान नहीं आएगा। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि इंपोर्ट्स के हवाले से आपको मैंने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में सुना कि इंपोर्ट्स को कम करने के लिए हुकूमत को इकदाम करने चाहिए। जो इकदाम क्या इसमें मिनी बजट में कुछ किए गए हैं, और अगर किए गए हैं तो वो कितने जो है वो कोई उसके समरात हमें देखने को मिलेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई सीरियस अटेम्प्ट किया गया है इंपोर्ट को कर्ब करने के लिए। हुकूमत के किसी भी सतह पे ये नहीं है कि हमने इंपोर्ट को कर्ब करना है। ये ऐसी थोड़ी बहुत की गई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंपोर्ट हमारा ऐसी तेजी से बढ़ रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि बिहाइंड द सीन पाकिस्तान को एक और आईएमएफ के प्रोग्राम की तरफ धकेला जा रहा है। ऐसा लगता है कि अभी तक हमने कोई सबक नहीं सीखा। डॉक्टर साहब, हुकूमत इस वक्त सबक अभी तक नहीं सीख सके हैं कि हम एक आगे की तैयारी कर रहे हैं जाने की। डॉक्टर साहब, हुकूमत नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी लेकर आ रही है जिसमें इकोनॉमी का बहुत मेजर एक पार्ट है जिसको शामिल किया गया, क्योंकि इकोनॉमी को अब नेशनल सिक्योरिटी से लिंक किया जाता है। तो कहिएगा कि इससे क्या हम आईएमएफ के इदारों से डील करने के लिए एक कहते हैं ना कि आप में एक एनर्जी आ जाती है, एक एफर्ट आप पुट कर सकते हैं बेहतर अंदाज में जब आपके पास कोई पॉलिसी होती है। तो आपको लगता है कि इसके बाद इकोनॉमी के अंदर कोई बेहतरी आ सकेगी? देखें, बात यह है कि जब तक हम आईएमएफ के प्रोग्राम में रहेंगे बेहतरी आप भूल जाएं, क्योंकि आईएमएफ के प्रोग्राम में रहते हुए कभी भी मईशत में बेहतरी नहीं आ सकती है, नहीं आ सकती है। तो आपको निकलना पड़ेगा। जब निकलेंगे तो निकलने तो के लिए क्या कोई ऑप्शन है हमारे पास डॉक्टर साहब? क्योंकि हुकूमत जो इस वक्त स्टेट बैंक का बिल लेकर आ रही है, उस हवाले से भी वो तो अपने हाथों में, पहले सिर्फ कहा जाता था कि आईएमएफ मईशत को चलाती है, लेकिन अब इन टर्म्स उसको हकीकत में भी इंप्लीमेंट करवाना चाह रही है। तो क्या हमारे पास कोई ऑप्शन है कि हम आईएमएफ से जान छुड़वा सकें? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत अच्छा सवाल किया। यही शौकत तरीन साहब पीपुल्स पार्टी के जमाने में वजीर खजाना थे और दिसंबर 2008 में इन्होंने आईएमएफ के साथ मुआहदा किया था, लेकिन ये फिर बाद में छोड़ के चले गए और हफीज शेख साहब आ गए वजीर खजाना के तौर पे। तो उस वक्त 2010-2011 के माली साल में हमने वैल्यू एडेड टैक्स लगाना था। ये आईएमएफ की तरफ से एक कंडीशन था, वैल्यू एडेड टैक्स लगाओ। जैसे अभी कंडीशन ये है कि आप मिनी बजट पास कराओ या स्टेट बैंक के एक्ट में तब्दीली करो, बिल्कुल इसी तरीके से उस वक्त भी था कि आपने वैल्यू एडेड टैक्स लगाना है। वो उस वक्त की हुकूमत उसने काफी कोशिश की, नहीं कर सकी। जब नहीं किया उसने तो प्रोग्राम सस्पेंड हो गया। अगर हमने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया स्टेट बैंक के इसको, तो प्रोग्राम हो जाएगा सस्पेंड। तो क्या अब ये असल बात यहां पर यह है कि क्या
वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने उस वक्त लेंडिंग बंद कर दी थी, अपनी दुकान बंद कर दिए थे यहां पर? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। दुकान बिल्कुल उसी तरीके से चलता रहा था। गो के प्रोग्राम आईएमएफ का सस्पेंड हो गया था, इसके बावजूद वर्ल्ड बैंक, एडीबी उसी तरीके से नॉर्मल लेंडिंग करते रहे। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने खुद पहले कहा कि उस वक्त अमेरिका के साथ ताल्लुकात कुछ और थे, आज कुछ और हैं, तो क्या इसकी गारंटी है कि उसके बाद ये सारे बैंक जो हैं वो उसी तरह से हमें कर्जा देते रहेंगे? अगर नहीं देंगे ना, तो ये बैंक के जो हेडक्वार्टर में इनके रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनकी परफॉर्मेंस कैसे मेजर की जाती है कि आपने अब तो 3 साल दौर में 3 साल के लिए पोस्टिंग होती है, कितनी लेंडिंग की है आपने उस मुल्क में? तो ये क्या डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं, लेंडिंग ही नहीं की। डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि आईएमएफ के प्रोग्राम से अगर हम निकल भी जाएं, खुदा न खास्ता ये मुअत्तल हो जाए या हम आईएमएफ को इनकार भी कर दें, तो कोई बहुत बड़ी मुसीबत नहीं आने वाली? हमारी पूरे 90 के दिहाई में होता क्या था? 2.5 साल पीपुल्स पार्टी, 2.5 साल मुस्लिम लीग, 2.5 साल पीपुल्स पार्टी, 2.5 साल मुस्लिम लीग, बारी बारी हुकूमत कर रहे थे। आईएमएफ से मुआहदा करते, पहला जब मुआहदा करते तो एक किस्त मिलती है और उसके बाद दूसरे किस्त की नौबतें नहीं आती थी। हम तो मशहूर हो गए थे वन ट्रांच कंट्री आईएमएफ में। तो क्या वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लेंडिंग बंद कर दी थी? उस वक्त भी लेंडिंग कर रहे थे। इट इज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट। तो ये डरा के यहाँ पहुंचाया लोगों ने। असल में एक इकोसिस्टम है, आईएमएफ का एक इकोसिस्टम यहाँ पाकिस्तान में बिल्कुल बन गया है। वो वहां से बहुत तरह जगहों से ये इस किस्म की आवाजें उठेंगी, ओहो अगर नहीं किया तो वर्ल्ड बैंक पैसा नहीं देगा, एशियन डेवलपमेंट नहीं देगा, हमें तो कहीं से पैसा नहीं मिलेगा, हम बॉन्ड भी फ्लोट नहीं कर सकते। यार हमने ऐसे टाइम पे इंटरनेशनल मार्केट पे जाके बॉन्ड फ्लोट किया था जब मरहूम AQ खान का वाकया हुआ था 2004 में। दुनिया में जो है कोराम सा मचा हुआ था न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के हवाले से। हम फिर गए वहां पर, किसी ने सवाल तक नहीं किया था। ठीक है, यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं आपकी बात को समाप्त करूं तो सिर्फ हम आईएमएफ पे डिपेंडेंट नहीं, आईएमएफ भी हम पे डिपेंडेंट है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपको टाइम दिया। नाजरीन, ब्रेक का टाइम है। ब्रेक के बाद हम अगली स्टोरी करेंगे फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से। कल उसकी समाप्त होने जा रही है, क्या हम डेवलपमेंट हो सकती है? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अदील, तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस पर बाकायदा कल समाअत होने जा रही है। क्या हुकूमत के लिए कोई बड़ा फैसला मुमकिन है? जी, ये अब 2014 के बाद अब 2022 में ये केस अपने मंतकी अंजाम की जानिब बढ़ता दिखाई दे रहा है। ठीक है। कल क्या होगा? कल इस बात का इम्कान है कि वो रिपोर्ट जो सील बंद लिफाफे में थी, जो कि स्क्रूटनी कमेटी ने 3 रुकनी स्क्रूटनी कमेटी ने तैयार की थी, कि आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई ममनुआ ज़राए से फंडिंग ली है या नहीं, वो रिपोर्ट इस बात का इम्कान है कि कल फ्री कैन को दे दी जाए। और जब ज़ाहिर फ्री कैन को दे दी जाएगी तो वो पब्लिक हो जाएगी और उसमें फिर एक सियासी माहौल कल के बाद बनता नजर आ रहा है। क्योंकि ये केस ज़ाहिर जब इस केस की समाअत शुरू होगी तो ये ऐसे ही है जैसे पनामा केस में JIT की रिपोर्ट आई थी और उसके बाद अदालत ने फिर उसके बाद फैसला दिया था, और फिर ये मामला आगे कोई किसी और अदालत में जाएगा या यही अदालत इस मामले को देखेगी। कल क्या इस हवाले से आ सकता है वो कल ही पता चलेगा। ये ऑपोजिशन के लिए हो सकता है कल का दिन, या हुकूमत के लिए हो सकता है, कल ही पता चलेगा। नाज़रीन, टाइम खत्म हो चुका है। चलो आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।